गोलियत नामक महान वीर जब इजरायली शिविर में पहुंचा तो उसने वहां उपस्थित लोगों को ललकारा, किसी में साहस हो तो आगे बढ़ो। किसी ने भी उसकी ललकार के जवाब में साहस का परिचय नहीं दिया। इससे उसका साहस और भी अधिक बढ़ गया। उसने पुनः सबको ललकारा। इस पर डेविड नाम का एक युवा सैनिक आगे बढ़ा। गोलियत अभी भी दहाड़ रहा था और चीख चीख कर अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा था। साहसी डेविड जैसे ही आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसे अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, लेकिन डेविड ने शस्त्र लेने से साफ इंकार कर दिया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह इन शस्त्रों के बिना उससे नहीं जीत सकता। तब डेविड ने दृढ़ता से कहा, मुझे इन शस्त्रों को चलाने का अभ्यास नहीं है, मैं इन्हें नहीं चला सकता और ना ही ये मेरे शस्त्र हैं। मेरे पास अपना खुद का शस्त्र है और मैं उसी से उसका मुकाबला करूंगा। यह कहकर डेविड ने अपना गुलेल लिया और सामने पड़े कुछ नुकीले पत्थर उठा लिए। दूसरी ओर वह फिलिस्तीनी गोलियत शस्त्रों से लैस और ढाल से सुसज्जित था। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। उसने जब एक निहत्थे इजरायली युवक को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते देखा तो पहले की भांति गर्वीले और अहंकारपूर्ण लहजे में बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चील और बाजों को खिलाऊंगा, जंगल के भेड़ियों को दूंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर में विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया है। वह परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही मेरे हाथों तुम्हें पराजित करवाएगा। उस फिलिस्तीनी की भांति डेविड के पास शस्त्रास्त्र नहीं थे। उसने किसी शस्त्र पर अपना विश्वास न जमाकर अपने परमात्मा पर अपना विश्वास जमाया था। इसी विश्वास के सहारे उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपनी गुलेल में एक नुकीला पत्थर लगाया और गोलियत के माथे का निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही गोलियत वहीं जमीन पर लोटपोट हो गया और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। डेविड ने उसके सामने जाते ही यह जान लिया था कि यही सही समय है जब वह कुछ कर सकता है। यदि इस समय को उसने हाथ से निकल जाने दिया तो फिर वह कुछ नहीं कर पाएगा। यदि एक बार गोलियत उसके समीप आ गया तो फिर उसे दोबारा गोलियत पर आक्रमण करने का मौका नहीं मिलेगा और गोलियत उसे खत्म कर देगा। और उसने एग्जैक्ट वही किया जो उसे करना चाहिए था। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सही समय पे, सही टाइम पे सही काम करें तो हम किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस बात है तो सही समय पर सही काम करने की। ह्यूबर्ट ब्रिडली जब 12 साल का था उसने बर्फ की पहाड़ियां तोड़ने की मजदूरी का काम शुरू कर दिया। 2 साल बाद वह गाड़ी हाँकने का काम करने लगा। जब 18 साल का हुआ तो रेल लाइनों पर रोड़ी डालने का काम करने लगा। एक दिन रेल लाइनों पर गिट्टी डालते हुए उसके मन में यह विचार आया कि क्या वह रेलवे का प्रबंधक नहीं बन सकता। कोई सुनता तो निश्चित ही ठहाके मारकर हंस पड़ता। एक साधारण सा मजदूर जो निर्माणाधीन रेल लाइनों पर रोड़ी डालने का काम कर रहा हो, उसके रेलवे का प्रबंधक बनने का सपना देखना किसी हास्य, किसी जोक से कम ना था। किंतु जो सपने देखता है वही उसको साकार करने के लिए प्रयत्न और मेहनत भी करता है। ठीक समय पर निर्णय लेना और अवसर को कभी हाथ से ना जाने देना ही लक्ष्य को प्राप्त करना है। ब्रैडली के मन में यह बात बहुत गहराई तक बैठ चुकी थी कि उसे रेलवे का प्रबंधक बनना है और वह अपने इस कार्य में प्रयत्नशील हो गया। कुछ समय के बाद एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ वह रेलवे लाइन और स्लीपरों की जांच करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। उस समय उसे प्रति महीने $30 का वेतन मिल रहा था। वह प्रत्येक कार्य परिश्रम और ईमानदारी के साथ करता था। वह अपने सपने को साकार होते देख रहा था और वह उसके लिए प्रयत्नशील और कड़ी मेहनत कर रहा था। उसके अच्छे व्यवहार, लगन और परिश्रम को देखकर रेलवे बोर्ड ने उसे स्विचमैन बना दिया। इस कार्य को करते हुए उसने अपने उच्च अधिकारियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। खाली समय में वह उनके पास बैठकर उनका काम धाम सीखने लगा। फिर जब वह उन कार्यों में प्रवीण हो गया तो वह अपने उच्च अधिकारियों के कार्यों में उनकी सहायता करने लगा। समय के मूल्य को वह समझता था और किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने देना चाहता था। प्रबंधक बनने का सपना उसने अभी तक नहीं छोड़ा था। यही कारण था कि उसने रेल विभाग के अन्य विभागों की जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसका उत्साह देखकर विभागीय कर्मचारी उसे अपना काम समझा दिया करते थे। एक साधारण स्विचमैन होने के बावजूद वह अपने से ऊंचे पदों की जानकारियां प्राप्त कर रहा था। कुछ ही समय में उसकी तरक्की रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर हो गई। यहाँ भी उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उसको अब रेल विभाग के लगभग सभी कार्यों का ज्ञान हो चुका था। उसी दौरान एक बार प्रबंधक महोदय बीमार पड़ गए। उससे सारा काम गड़बड़ा गया। ब्रैडली उनके दौरान उनके घर उनका हालचाल पूछने गया। मेरे बीमार होने से सारा कार्य अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, प्रबंधक महोदय ने ब्रैडली से कहा। श्रीमान, ब्रैडली अत्यंत नम्रतापूर्वक बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कार्यभार देख लूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझसे कोई गलती ना होगी। क्या कह रहे हो तुम? प्रबंधक ने आश्चर्य से कहा। हाँ श्रीमान, और मैं इसके लिए आपसे कोई पारिश्रमिक भी नहीं लूंगा। काफ़ी सोच विचार के बाद प्रबंधक महोदय सहमत हो गए। ब्रैडली ने अत्यंत कुशलता के साथ कार्यभार संभाला। उसके कार्य देखभाल से रेल विभाग वाह वाह कर उठा। प्रबंधक महोदय जब स्वस्थ होकर वापस लौटे तो उन्होंने ब्रैडली को इसके लिए धन्यवाद कहा। ब्रैडली इस अनुभव से बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह अपने सपने को सच होता हुआ देख रहा था। समय बीतता गया। प्रबंधक महोदय के रिटायर होने का समय आ गया।
ब्रेटली ने सोचा, समय से लाभ उठाने का यही अच्छा अवसर है। इस अवसर को वह खोना नहीं चाहता था। उसने निर्णय किया कि वह इस पद के लिए आवेदन अवश्य करेगा। किंतु उसका सपना धरा का धरा रह गया जब एक दिन प्रबंधक महोदय ने बुलाया और बड़े मुख्य स्वर में कहा, ब्रेडली, रेलवे बोर्ड की मीटिंग में यह तय हुआ है कि तुम्हें तुम्हारे पुराने काम पर वापस लगा दिया जाए, यानी रेलवे पर रोड़े डालने का काम। तो तुम्हें कल से वही करना है। अब तुम जा सकते हो। इस आदेश ने ब्रेडली को चकरा कर रख दिया। एक झटके में उसका सपना टूटकर चूर चूर हो गया। प्रबंधक महोदय ने उसकी सेवाओं, योग्यताओं पर जरा सा भी ध्यान न देकर उसे पुनः रोड़े डालने वाले काम पर नियुक्त कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, श्रीमान, मुझे आपका आदेश स्वीकार्य है। अगले दिन वह प्रातः अपने पुराने काम पर लौट आया। एक सप्ताह उसने पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ रोड़ी बिछाने का कार्य किया। उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो नौकरी छोड़कर चला जाता, लेकिन ब्रेडली शांत रहा। इसका उसे पुरस्कार मिला। 10वें दिन प्रबंधक महोदय ने उसे बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, ब्रेडली, तुम परीक्षा में पास हुए। तुम्हें रेलवे का प्रबंधक बनाया जाएगा। तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि तुम्हारी परीक्षा लेकर देखी जाए कि तुम आखिर किस हद तक रेलवे से लगाव रखते हो, तुम आखिर किस हद तक अपने काम और रेलवे से प्यार करते हो। तो तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। ब्रेडली की आंखों में इस बार खुशी के आंसू आ गए। उसने ठीक समय पर सही चुनाव किया और इस तरह अवसर को अपने हाथ से जाने से रोक लिया। अंततः उसने अपने लक्ष्य को पा ही लिया था। एक साधारण सा मजदूर रेलवे का मैनेजर बन चुका था। एंटोनियो नाम का एक लड़का बहुत गरीब था। वह एक प्रसिद्ध कवि कैलरो के यहाँ बर्तन मांजने और घर की सफाई करने का काम करता था। एक दिन कैलरो ने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दावत पर बुलाया। संध्या में दावत का आयोजन था। खाने की मेज पर सजावट के लिए कैलरो ने कंदविन नामक एक कुशल कारीगर को बुलाया था। जब वह सजावट कर रहा था तो अचानक मेज के मध्य में सजावट खराब हो गई। अब क्या हो? कारीगर घबरा गया। वह खराब हो गई मेज को ठीक करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। कैलरो का भी मुंह उतर गया। दावत में बड़े बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग आने वाले थे। एंटोनियो चुपचाप यह सब देख रहा था। उसने कैलरो को परेशान देखा तो आके बोला, श्रीमान, आप चिंता ना करें, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। कैलरो को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, तुम ठीक कर दोगे? जी हाँ श्रीमान। एंटोनियो ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। उसने फिर अपनी कुशलता का परिचय दिया। उसने मध्य में खराब हो गई मेज को सजाने के लिए मक्खन मंगवाया। उस मक्खन का उसने अत्यंत कलात्मक बड़ा सा शेर बनाया। उसका अगला भाग आगे की ओर कलात्मक ढंग से झुका हुआ था और खराब हो गई मेज पर उसने जंगल सा कुछ बना दिया। उसकी कला को देखकर सभी लोग दंग रह गए। एंटोनियो ने मेज को बहुत आकर्षक बना दिया था। आने वाले मेहमानों में बहुत से कला प्रेमी भी थे। जब उनकी दृष्टि उस शेर पर पड़ी तो वे मुग्ध भाव से उसे देखते रह गए। एक ने कहा, यह तो कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह किसने बनाया है? दूसरे ने पूछा। कैलरो ने एंटोनियो को बुलाया तो सबने उसकी बड़ी प्रशंसा की। स्वयं कैलरो भी उस कलाकृति पर मुग्ध हो गया था। अगले दिन कैलरो ने एंटोनियो को घर के कामकाज से हटाकर एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। देखते ही देखते एंटोनियो विश्व का प्रसिद्ध मूर्तिकार बन गया। उसने अपना नाम कनोव रख लिया। यदि ठीक समय पर एंटोनियो अवसर का लाभ न उठाता तो क्या वह विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार बन सकता था? इसलिए जब भी समय आए और जब भी अवसर मिले उसे कभी चूकना नहीं चाहिए। अवसर का लाभ उठाने वाले स्वयं को कभी भाग्यहीन नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति ही सफलता और प्रगति को प्राप्त करने में सफल होते हैं। कुछ करने की इच्छा शक्ति ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। जब रेलवे लाइन पर रोड़ी बिछाने वाला व्यक्ति रेलवे का प्रबंधक बन सकता है, एक बर्तन मांजने वाला घरेलू नौकर विश्वविख्यात मूर्तिकार और एक बढ़ई का लड़का आगे चलकर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो कोई भी छोटा काम करने में शर्म किस बात की? तात्पर्य यह है कि काम में शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि शर्म आनी चाहिए तो निठल्ले बैठे रहने में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।